वीएचपी ने यूपी हुकूमत के मुजव्वजा पॉपुलेशन कंट्रोल से मुतालिक कानून के कुछ तजवीज़ पर एतराज़ जाहिर किया है। वीएचपी ने यूपी के लॉ कमीशन को खत लिखा जिसमें एक बच्चे वालों को ज्यादा सरकारी सहूलियात फराहम किए जाने की मुखालिफत की है। वीएचपी ने लॉ कमीशन से मुजव्वजा कानून में तरमीम का मुतालबा किया है। एक ही बच्चा रहता है, कंपनी नहीं होती, पैम्परिंग होती है, तो वो किसी को सहन करने का स्वभाव वाला नहीं होता, उसको ना सुनने का अभ्यास नहीं होता। इसको लिटिल एम्परर सिंड्रोम भी कहा है। तो हमने यूपी के लॉ कमीशन से कहा है कि एक बच्चे वाले जो प्रावधान उनके धारा 5 में है, 6(2) में है और 7 में है, उनको निकाल दिया जाए, तो फिर बाकी का बिल हम सब स्वीकार करते। हर राज्य में स्थिति अलग है, पर हर राज्य में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों उनकी भी वृद्धि दर में अंतर है। आसाम में हिंदुओं की वृद्धि दर 2.1 से कम है, वहीं मुसलमानों में जो TFL रेट है वो 3.16 है, 3.16। इतना बड़ा अंतर है। केरल में हिंदुओं की 1.7 है, मुसलमानों की 2.33 है। इसलिए मुसलमान समाज को भी विचार करना चाहिए कि प्रगति के लिए, संपन्नता के लिए 2 बच्चों का परिवार उचित है। उनका नेतृत्व भी उनको सलाह दे, वो भी इस बात को माने, तो उनका और देश का भला हो। गाजियाबाद नेहरू नगर यशोदा अस्पताल में एक खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी की गई और चारों बच्चे सेहतमंद हैं। 4 बच्चे होने पर खानदान के लोग काफी खुश हैं। 7.5 साल शादी को हो गए, तो इन्होंने जब 2 साल तक बच्चे नहीं हुए तो ट्रीटमेंट लेना शुरू करा, और तो फिर प्रेगनेंसी हुई है, तो इसमें 4 ट्रीटमेंट लेने के बाद 4 बच्चों की प्रेगनेंसी हुई है, जो आज हम लोगों ने ऑपरेशन से 4 बच्चों को डिलीवर कराया है। मैम 4 बच्चे ठीक है? 4 बच्चे ठीक है। उनकी मैं मदर। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना इलाके में इतवार के रोज समीर नामी नौजवान के कत्ल का केस पुलिस ने कुछ घंटों में ही हल कर लेने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में साबिक रुकन असेंबली वहाब चौधरी और उसके भतीजे को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक भतीजे ने अपने वालिद के साथ मिलकर अपनी मां का कत्ल किया था, जिसमें समीर ने उनका साथ दिया था। आहिद के मुताबिक उनकी मां के कत्ल में समीर भी शामिल था, इसलिए वो समीर को मारकर खानदान पर लगे दाग को मिटाना चाहते थे। आहिद के मुताबिक साबिक रुकन असेंबली वहाब चौधरी ने कत्ल के लिए हथियार फराहम किए थे। पूछताछ में बहुत ज़्यादा इनके द्वारा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हाँ, इस बात का इनको था कि इन्होंने इस तरह का कृत्य किया है, जो इनसे बात करने से पता चला, और इन्होंने इसको इस्तेमाल किया है पूर्ण तरीके से अपने भतीजे को। और इस तरह के काम ये पहले भी कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। इनमें काफ़ी लोग जो हैं, इनके घर के भी काफ़ी लोग की क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह चीज़ें हैं, तो काफ़ी अच्छी कार्रवाई की है थाना मुरादनगर पुलिस ने, और इसमें बहुत ही जल्द और भी लोग जो इसमें शामिल हैं पूरे घटनाक्रम में, पूरे साजिश में, उनको भी बहुत जल्दी हम लोग चिन्हित करके जेल। बहराइच के खीरीघाट के दीनापुर गांव में वाक़ शिवपुर ब्लॉक में एक BDC ब्लॉक के सदारती उम्मीदवार को वोट देना महंगा पड़ गया। खातून BDC के जेठ के जरिए मना किए जाने पर ब्लॉक सदर ओहदे के उम्मीदवार के शौहर ने मारपीट की और उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने अहले खाना की शिकायत पर सुधीर और गनर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में कांग्रेस के कौमी तर्जुमान ने यूपी पुलिस से लोधी कत्ल केस के तमाम मुलजिमीन को फौरी गिरफ्तार करने और मकतूल के अहले खाना को पुलिस सिक्योरिटी फराहम किए जाने का मुतालबा किया है। इस दर्दनाक घटना के बाद FIR तो दर्ज हुई, मगर सभी आरोपियों को अभी तक जेल में नहीं डाला गया। मैं मांग करती हूं कि योगी पुलिस तत्काल हत्या के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजे, क्योंकि अभी भी मृतक के परिजन गहरे सदमे में हैं और डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, दहशत के साए में हैं। मैं मांग करती हूं योगी सरकार से कि योगी सरकार मृतक के परिजनों को सुरक्षा प्रदान करे, मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता
करते हुए 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम करे। मृतक मायाराम लोधी के बड़े बेटे विकलांग कन्हैया लोधी को एक सरकारी नौकरी देने का काम। आगे बढ़ेंगे। कोरोना वबा की दूसरी लहर में कहर बर्पा कर चुके कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के मेरठ में 13 नए सैंपलों में तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता माह जीनोम के लिए भेजे गए 15 नमूनों में से 13 में डेल्टा वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत के मुताबिक एहतियात के तौर पर अब सभी नमूनों को जीनोम के लिए भेजा जा रहा है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वायरस के मामलों के सामने आने के बाद अब बाहर से आने वालों की भी निगरानी की जा रही है। रेलवे और बस स्टेशन पर रैंडम सैंपलिंग के जरिए इन्फेक्शन के इस नए खतरे को पहचानने की कोशिश की जा रही है। जून के 15 सैंपल्स की रिपोर्ट आई हुई है हमारे पास, जिसके अंदर 13 डेल्टा वेरिएंट थे जो सेकेंड वेव के अंदर जिससे सब लोग इन्फेक्ट हुए थे, और 2 वेरिएंट्स बहुत माइल्ड है, दे आर इनसिग्निफिकेंट। डेल्टा प्लस का जिले में कोई भी केस नहीं है। 15 जो जोम सीक्वेंसिंग की थे उसके अंदर से वही वेरिएंट है जिससे सेकेंड वेव आई थी। सारे केस वही हैं, कोई नया वेरिएंट अभी तक जीनोम सीक्वेंसिंग में यहाँ का नहीं पाया गया है। यहाँ पे हम लोग सैम्पलिंग रेलवे स्टेशंस पे, रोडवेज पे और कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे बाहर के लोग आते हैं। निगरानी समितियों को हमने बोला हुआ है कि बाहर के जो भी लोग आते हैं उनको सूचित करें जिससे कि उनकी हम टेस्टिंग करा सकें। जिनमें उसकी किसी भी तरह के वेरिएंट की होने की संभावना है उसको हम आइडेंटिफाई करके उसको वो करें, उसको हम पता करके टेस्ट करें और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें। मुल्क में कोरोना टीकाकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुल्क गिर पैमाने पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए आवाम को बेदार करने की कोशिशें जारी हैं। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम को 100% कामयाब बनाने के मकसद से मेरठ में भी वैक्सीनेशन जागरूकता रथ के जरिए आवाम को बेदार करने की कोशिश की जा रही है। मकामी बीजेपी लीडर और कारकुनान के जरिए एहतमाम और ताउन से निकाले जा रहे इस टीकाकारी बेदारी रथ के जरिए 10 दिनों तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों तक पहुंचकर वैक्सीनेशन की जरूरत और अहमियत बयान करने के साथ वैक्सीन से मुतालिक लोगों की गलतफहमियों को भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है कि देश के 100% नागरिकों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए, कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन है। उस क्रम में मेरठ के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये तय किया गया कि हम जहां वैक्सीनेशन के काम में विभिन्न केंद्रों पर सहयोग कर रहे हैं, जनता को सुविधा प्रदान कर रहे हैं, वहीं जनता में जागरूकता के लिए एक वीडियो वैन चलाई जाए और उस वैन के माध्यम से जो जनता में भ्रम पैदा किया गया है उस भ्रम का निवारण किया जाए और जनता से 100% वैक्सीनेशन की अपील की जाए। उस क्रम में आज यहाँ से वैक्सीनेशन जागरूकता रथ को प्रारंभ किया जाएगा और जो 10 दिन तक शहर के विभिन्न भागों में सुबह 7 से 11 और शाम को 5 से 9 इस बीच में चला करेगा और लोगों को जन जागरण करने का। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर खान ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान के एहसासात और जज्बात को एक किताब में पिरोया है। करीना कपूर ने इस किताब का नाम प्रेगनेंसी बाइबल रखा है। ऑल इंडिया माइनॉरिटी बोर्ड ने किताब के टाइटल में बाइबल लफ्ज का इस्तेमाल किए जाने की मुखालिफत की है। कानपुर में आज बोर्ड के मेंबरान ने पुलिस कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया जिसमें मुतालबा किया गया है कि करीना कपूर से किताब के टाइटल से बाइबल लफ्ज हटाएं। बोर्ड ने कार्रवाई नहीं किए जाने पर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने का इंतबाह दिया है। करीना कपूर जो कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने जो अपने अनुभव हासिल करे उसको एक किताब में उन्होंने लिखा और उस किताब को जो नाम दिया उन्होंने वो नाम दिया प्रेगनेंसी बाइबल और उसको लॉन्च की। और जब वो मार्केट में आई तो जब ये बात क्रिश्चियन कम्युनिटी में पता चली तो बहुत से लोगों ने उस बात को ऐतराज़ किया और मसीह समाज इससे बहुत ही आहत हुआ। तो जब तरह तरह की खबरें आ रही थी, कोई कह रहा था इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, इसके लिए धरना देंगे, तो जब ये सब बात हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी में आई, ऑल इंडिया माइनॉरिटी बोर्ड में आई, तो हम लोगों ने ये कल की बैठक करके ये फैसला लिया कि हम लोग प्रशासनिक तौर से इसको फेस करेंगे और कमिश्नर से मिलेंगे। तो उसके लिए आज हम लोग ने कमिश्नर साहब से भेंट करी और इस बातों को रखा और रखने के बाद कि मेमोरेंडम दिया और ये भी कहा कि अगर प्रशासनिक स्तर से इस पर अगर कार्रवाई की जाती तो ठीक है, अन्यथा
हम जो है फिर कोर्ट की मदद लेकर उन पर मुकदमा। मगरबी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का चेहरा और साबिक रुकने पार्लियामेंट चौधरी बिरजेंद्र सिंह ने पंचायत ब्लॉक पर प्रमुख इलेक्शन में बीजेपी की कामयाबी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की कामयाबी पर कहा कि ये कामयाबी मुल्क के जमहूरी निज़ाम का कत्ल करके हासिल की गई। ऐसी कामयाबी के सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गुंडागर्दी की है और जिला इंतजामिया ने इसमें हिमायत की है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इन चुनावों के परिणाम सरकार की गुंडागर्दी और जिला प्रशासन की ताकत की दुरुपयोग की पराकाष्ठा है। जिस चुनाव में देश के लोकतंत्र के पत्रकार भी पिट रहे हैं, जिस चुनाव में मातृशक्ति महिलाओं की इज्जत आबरू साड़ी खींच के लूटी जा रही हो और पुलिस स्वयं इस कृत्य में शामिल हो, इसको चुनाव नहीं कहा जा सकता। मैं इस तरीके के चुनाव की कोई निंदा ही नहीं करता। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में 67 सीटों से बीजेपी कामयाब हुई है और अलीगढ़ के 12 में से 10 ब्लॉक पर बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई। बीजेपी लीडर चंद्र शर्मा और जिला सदर ऋषिपाल सिंह ने आज अलीगढ़ का दौरा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान इस कामयाबी को उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की पॉलिसियों का नतीजा करार दिया। इस दौरान उन्होंने एसपी और बीएसपी पर कड़ी तनकीद की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने के जनादेश पर मोहर लगाने का काम उन्होंने किया है। अलीगढ़ में क्या पोजीशन है पार्टी की? अलीगढ़ में आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए थे, जिन पर प्रतिनिधियों के सहयोग से, यानी जो बीडीसी हैं उन बीडीसी के सहयोग से निर्विरोध हमारे 10 प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं अलीगढ़ में। तो ये बहुत अच्छी विजय हमारे जिले के में यहाँ के लोगों ने दी है। जिन विषयों को लेकर के, मूल विषयों को लेकर के हम सत्ता में आए थे, उनकी ओर हम अग्रसर हैं और अब उसी नीतियों के कारण से आज भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास 67 सीटें जीत करके, जिला चेयरमैन की जीत करके उत्तर प्रदेश के अंदर एक इतिहास रचा है। कोई पार्टी इस तरह से कर नहीं पाई। कहीं पर भी हमने धनबल, गुंडई, बदमाशी ये नहीं, लेकिन जब सभ्य लोग सड़कों पर उतरते हैं तो गुंडे अपने घर में चले जाते हैं। वही बिहार में उर्दू का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल कल शाम उर्दू कारवां के वफ्द ने वज़ीर तालीम से मुलाकात कर उर्दू के मुख्तलिफ मसाइल को हल करने का मुतालबा किया था। वज़ीर तालीम ने वफ्द को उर्दू के फ़रोग़ का यकीन दहानी कराई, लेकिन मुहिब्बान उर्दू को वज़ीर के इस बयान पर भरोसा नहीं है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के नायब सदर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि महकमा तालीम को उर्दू टीईटी उम्मीदवारों के साथ ही स्कूलों में असातिज़ा की बहाली को यकीनी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मौलाना कासमी के मुताबिक उर्दू इदारे कई सालों से तहलील हैं और हुकूमत खामोश तमाशा देख रही है। वज़ीर तालीम को चाहिए कि पहली फुर्सत में इस मामले को हल करें, इसलिए कि वो ख़ुद बहुत ही समझदार हैं और मामलात की तह तक पहुँचते भी हैं। इसलिए मेरी खुसूसी गुजारिश होगी कि उर्दू का जो मसला है वज़ीर तालीम 1 से 2 दिन में उसको हल करें। तो उर्दू जिन लोगों की मादरी ज़बान है, जैसे मेरी मादरी ज़बान है, तो हमारे और हमारे बच्चों के लिए तो उर्दू ज़बान में न सिर्फ प्राइमरी बल्कि मिडिल और हाई स्कूलों में भी और 10+2 में भी वही सिस्टम लाना चाहिए। बिहार में पहले से ही लॉकडाउन और कोरोना के सबब बेरोजगारी शबाब पर है। ऊपर से सैलाब ने रही सही कसर पूरी कर दी है। बात अक़लियती समाज की करें तो सैलाब चंपारण से लेकर सीमांचल के इलाके को हर साल मुश्किल में डालता है। ये वो इलाका है जहां अक़लियतों की तादाद ज्यादा है। कांग्रेस लीडर आज़मी बारी का कहना है कि सूबे का सबसे बड़ा मसला रोजगार से जुड़ा है। आज़मी बारी के मुताबिक हुकूमत अक़लियतों को खुद कफील बनाने के नाम पर कर्ज स्कीम चला रही है, लेकिन इसका फायदा नौजवानों को नहीं मिलता। अभी हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करते हुए इस मंसूबे को जमीन पर लागू करने का रास्ता हमवार करना चाहिए ताकि सैलाब ज़दगान को भी राहत मिल सके।
बाढ़ आई है वो नॉर्थ बिहार में आई है और नॉर्थ बिहार में अक़लियती तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं और इनके पास रोज़गार का कोई साधन नहीं है, वो परेशान हो रहे हैं। तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन एक लोन देने का काम करता है, लेकिन उसके साथ ही दिक्कत ये होती है कि लोन के लिए जो अप्लाई करते हैं साल भर में एक बार अखबारों के माध्यम से नोटिफिकेशन निकलता है और फिर दूसरे साल उसका नोटिफिकेशन जारी होता है, तीसरे साल वो स्क्रूटनी होती है, 5वें साल जाके लोन की बात होती है। तो अगर इस तरह की बातें होंगी तो कोई माने मतलब नहीं रह जाता है लोन का। आज जब उनसे पूछा जाए तो ये कहते हैं कि चूँकि डीडीसी मीटिंग नहीं बुलाए हैं तो हमने मीटिंग नहीं किया है, और जब मीटिंग नहीं होगी तो सैंक्शन नहीं होगा और सैंक्शन होने के बाद पटना आएगा। तो इस तरह से एक लंबा प्रोसीजर चलता है, इसकी प्रोसीजर को कम से कम करने की कोशिश की जाए। 5 साल बाद आज से फिर वज़ीर आला नीतीश कुमार का जनता दरबार शुरू हो गया। नीतीश कुमार ने लोगों की शिकायत सुनी। मोतिहारी जिले से शिकायत लेकर आने वाले लोगों ने नीतीश कुमार के सामने अपनी परेशानी रखी। वज़ीर आला ने कहा कि इनका मसला जल्द ही हल हो जाएगा। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र ने लोगों से बातचीत की। 5 सालों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत की है। कई फरियादी इस वक्त नीतीश कुमार से मिलकर बाहर निकले हैं। कहाँ से आप आए हैं, क्या समस्या है? सर मैं मोतिहारी से पहाड़पुर प्रखंड से आया हूँ और मेरा 2018 में एडमिशन लिया था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जर्नलिज्म एंड मास मीडिया कम्युनिकेशन। लेकिन सर मेरा एग्रीमेंट भी हो गया और पैसा एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं किया। मुख्यमंत्री से आपने अपनी शिकायत बताई? मैं अब शिकायत किया है। क्या कहा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी ने बोले हैं कि जाओ शिक्षा मंत्री के पास और बोले हैं कि कार्रवाई करते हैं। और शिक्षा मंत्री संतुष्ट हैं सीएम के? अभी तो संतुष्ट है और आगे कार्रवाई हो जाए और हमारा काम हो जाए तो बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे सर। आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या समस्या है? मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई आपकी? क्या कहा मुख्यमंत्री ने? ठीक है, जांच करके आपको ऊपर कार्रवाई होगी। भरोसा है? जी नीतीश कुमार पे भरोसा है कि आपने उन शिकायत की है तो आप कार्रवाई होगी? जी भरोसा है। आप कहाँ से हैं? जिला पुलिस चंपारण मोतिहारी से। सीएम के सामने आप अपनी बातों को रखा? जी रखे। क्या समस्या थी आपकी? समस्या क्या है कि ठीक है, अगला टेबल पर जाओ, समस्या को हल किया जाएगा। उम्मीद है आपको कि नीतीश कुमार के पास जब आप पहुँचे हैं समस्या लेके तो उसका समाधान होगा? जी अभी तो समस्या को अभी चल रहा है। आपने अपनी समस्या बताई? जी सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मैंने अपनी समस्या बताई और उन्होंने मुझे वित्त सचिव के पास भेजा। लेकिन सर समस्या यहाँ है कि जो ब्यूरोक्रेसी में है सर, यहाँ पे बात तो सामने आ गई। पिछले मैं 10 महीनों से दौड़ रहा हूँ सर। मेरे जिला पदाधिकारी द्वारा मुझे सूचना दिया गया था, बताया गया था कि आप लोगों को बैंक से फाइनेंस करा के यहाँ पे हम लोगों ने उद्योग का भी काम शुरू कर दिया। लेकिन तकरीबन 10 महीने हो गए हैं सर, हमें किसी भी प्रकार का भी रिस्पांस नहीं मिला। आश्वासन यहाँ से क्या मिला? आश्वासन मिला है कि इन्होंने बात करके अधिकारियों से कहा है कि जल्द से जल्द किया जाएगा। और एक यही ऑप्शन है ना, बेरोजगार और युवा जो भी है, जनता के वास्ते कोई यही ऑप्शन है ना सर। जनता दरबार से उम्मीद जगी है आप लोगों को कि समस्या का समाधान होगा? उम्मीद तो जगी है सर। हम भी बीएड कॉलेज के स्टूडेंट हैं सर। मेरा एडमिशन हुआ, पैसा भी दिए और एडमिशन कैंसिल भी हो गया। जिससे पहले भी मैं संजय कुमार शिक्षा विभाग के सचिव से मिल चुका था सर। आज भी मैं मुख्यमंत्री जी से मिला हूं, तो फिर वहीं प्रधान सचिव साहब के पास भेजे हमको, तो बोले हैं कि जाइए हम कार्रवाई करते हैं, आपकी पैसा रिफंड हो जाएगी और आपका एडमिशन का भी सोचा जाएगा। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। काफ़ी लंबे अरसे के बाद जनता दरबार कार्यक्रम शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद भी है कि उनकी समस्याओं का समाधान अब सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। सेनारी कत्लेआम केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। सेनारी कत्लेआम के 13 मुलजिमीन को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने अर्जी दाखिल की थी। आपको बता दें कि 18 मार्च 1999 को सेनारी गांव में 34 अफराद का कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में निचली अदालत ने 15 लोगों को मुजरिम करार दिया है। बिहार के चर्चित 1999 में सेनारी नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील को मंजूर कर दिया है। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस फैसले में पटना हाई कोर्ट ने 1999 में हुए सेनारी नरसंहार मामले में सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव की कमी को देखते हुए बरी कर दिया था।
बहरहाल आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को याचिका की कॉपी देने के लिए कहा है। देखना बेहद अहम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू करेगा तो जिस उम्मीद से बिहार सरकार यहां पहुंची है, क्या आने वाले दिनों में बिहार सरकार को यहां राहत मिलती है या फिर नहीं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुजफ्फरपुर में सैलाब की वजह से बड़ी तादाद में लोग नकले मकानी को मजबूर हैं। लोगों को बाहर निकलने के लिए जब कश्ती नहीं मिली तो लोगों ने खुद से ही ट्यूब के मदद से कश्ती तैयार कर ली। इस कश्ती के जरिए लोग महफूज मकामात का रुख कर रहे हैं। पहाड़गढ़ इलाके में लोग कैसे जिंदगी जी रहे हैं, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दरभंगा मुजफ्फरपुर के एक गांव की तस्वीर, और पूरा गांव बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। नाव भी उपलब्ध नहीं है, तो लोगों को जब किनारे आना पड़ता है तो फिर कैसे जुगाड़ का नाव बनाते हैं, उसकी तस्वीर आप देखिए। एक 2 टायर को एक साथ बांध के एक चचरी दे दिया गया और उसके बाद उस नाव का निर्माण करा दिया गया। और नाव चल कैसा रहा ये पर देखिए कि किनारे कैसे एक धागा बांधा गया है। आप देख सकते हैं कि जो नाविक है वो धागे के सहारे आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे जुगाड़ टेक्निक के सहारे गांव के लोग एक दूसरे सड़क के किनारे आ रहे हैं या फिर सड़क से फिर वापस गांव की ओर जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, प्रशासन को ऐसे गांव में जहां पे आने जाने का कोई साधन नहीं है तो नाव की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हैरान करती है कि बड़ी संख्या में जो बस्ती है वहां पे जो लोग रहते हैं वो धीरे धीरे पलायन करके सड़क पर आ चुके हैं। लेकिन जो गांव में किसी कारण से गया उसे सड़क के किनारे आना है, उसके लिए नाव का भी सहारा नहीं है। और एकमात्र सहारा अगर कुछ है तो ऐसे ही जुगाड़ टेक्निक से 2 टायर के सहारे बना हुआ एक नाव जो धागे के सहारे किनारे की ओर आ रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कैसे लोग जिंदगी जी रहे हैं, कैसे कष्ट में लोग अपनी जिंदगी काट रहे हैं। और ऐसे ही जुगाड़ टेक्निक के सहारे किसी तरीके से किनारे आकर रोजमर्रा का चीज लेकर अपने गांव पहुंच रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक और तस्वीर देखिए कि ठीक सड़क के किनारे जो गांव के जो लोग हैं वो जान बचाने के लिए सड़क के किनारे आश्रय लिए हुए हैं। और इन्हीं लोगों को जब किसी गांव में किसी काम से जाना पड़ता है तो वापस फिर इसी टायर का नाव जो बना हुआ है उसी के सहारे यहाँ पर जाते हैं। और आप देखिए कि नाव बिल्कुल करीब आ गया और ऐसे ही दिन रात चलते रहता है, क्योंकि और भी कोई जरिया नहीं है कि गांव से बाहर आप निकलें तो आपको नाव मिलेगा। तो ये तस्वीर दिखाने का मकसद साफ है कि प्रशासन को ऐसे गांव को चिन्हित करना चाहिए जहां पे अगर गांव से लोगों को बाहर जाना है तो कम से कम नाव तो उपलब्ध करा दे। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमितराज, मुजफ्फरपुर दरभंगा हाईवे। कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदाद-ओ-इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।